नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे पीएम मोदी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में लेंगे हिस्सा। सोमनाथ पर आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर पीएम ने लिखा आर्टिकल। इधर बीजेपी ने नेहरू पर गजनवी के महिमा मंडन करने को लगाया आरोप। कांग्रेस ने आरोपों को बताया बकवास। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साजिश में उमर खालिद और शर्जील की अहम थी भूमिका। अमेरिका के ओहायो में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के घर पर हमला। घर की कई खिड़कियां क्षतिग्रस्त। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। वेनेजुएला में अमेरिका के एक्शन के बाद आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक। रूस और चीन यूएन में अमेरिका की कार्रवाई का करेंगे विरोध। गिरफ्तारी के विरोध में मादुरो समर्थकों का प्रदर्शन। वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टेढ़ी नजर। ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक इलाका बताया। ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको को सरकारों को दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव। 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा निफ्टी का बाहुबली रिलायंस इंडस्ट्रीज। करीब 18 महीने बाद छुआ नया शिखर। 1600 रुपए के पार निकला भाव। मार्केट कैप भी 22 लाख करोड़ के करीब। T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी बांग्लादेश की टीम। बांग्लादेश में आईपीएल के सभी ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सस्पेंड। मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने के बाद फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के विशेष कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह पर्व सन 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले बड़े आक्रमण का 1000 साल पूरे होने के मौके पर मनाया जा रहा है। अपनी सोमनाथ यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉग लिखकर सोमनाथ मंदिर की लंबी यात्रा को भी साझा किया। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में नेहरू का जिक्र किया, जिस पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये आयोजन 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले बड़े हमले की 1000वीं सालगिरह के मौके पर मनाया जा रहा है। साल भर चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत 8 से 11 जनवरी तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी को ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा से पहले ही सोमनाथ की 1000 साल लंबी यात्रा पर एक भावनात्मक ब्लॉग लिखा है। उन्होंने लिखा है, महमूद गजनवी लूट करके चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा। तो जो चमक थी, उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने लिखा, आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। 1947 में दिवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उसी समय उन्होंने घोषणा की थी कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अंततः 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था।
तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री के ब्लॉग में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आया तो बीजेपी ने भी नेहरू को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस पर कांग्रेस का जवाबी हमला लाजमी था। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सब एक बकवास की बात है। तो फिर गड़े मुर्दे सारे उखाड़ते रहे, फिर सरकार क्या चलाएगी? ये भावनात्मक बातें होती हैं। नेहरू जी जैसा महान व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की सोमनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक दौरा नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और राष्ट्र के आत्मविश्वास को जोड़ने का भी संदेश है। अब आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट पर टेंशन बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से हटाए जाने के बाद अब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में आईपीएल के सभी ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट को सस्पेंड कर दिया है। बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल से आउट। बांग्लादेश के भारत में खेलने पर डाउट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर करने की मांग उठने लगी। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कह दिया। तो अब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस पर अभी आखिरी फैसला आईसीसी को लेना है और बांग्लादेश की सिफारिश के बाद गेंद अब आईसीसी के पाले में है। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। बांग्लादेश के खेल मंत्री आसिफ नजरुल का एक फेसबुक पोस्ट वायरल है, जिसमें वो बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भारत की कैश रिच लीग आईपीएल के सभी कवरेज को रोकने का अनुरोध कर रहे हैं। इन विवादों के बीच भारत में बांग्लादेशी क्रिकेटर को रिलीज करने के फैसले का समर्थन किया जा रहा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी है मुस्तफिर, उनको आईपीएल के में हटा दिया गया है जी बीसीसीआई का। जी, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बीसीसीआई ने सही निर्णय लिया है, देश के लिए निर्णय लिया है, तो हम सब बीसीसीआई के साथ सहमत हैं। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वहाँ घरों को जलाए जा रहे हैं, लगातार वहाँ संपत्तियाँ निशाने पर है, लोग बेहद असुरक्षित हैं और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बार बार आपत्तियों के बावजूद यूनुस सरकार, जो पूरी तरह से एक कठपुतली सरकार में परिणत हो गई है, वो कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। धर्म के लिए, समाज के लिए और देश के लिए उसके विनाश का कारण बनता है। और बांग्लादेश में जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, वो उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, उसकी सर्वत्र भर्त्सना है। जो भी निर्णय आया है, बीसीसीआई का निर्णय आया है, उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत गहरे संबंध रहे हैं और बांग्लादेश हमारे आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश रहा है और वो हम खोना नहीं चाहते, ना हमको खोना चाहिए। लेकिन जो स्थिति आज बनी है बांग्लादेश में, उसके लिए कैसे हम उसमें कुछ कर सकें, एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल क्रिकेट को लेकर कलेश जारी है। बीसीसीआई के कड़े फैसले के बाद बांग्लादेश अब बैकफुट पर है और ये देखना होगा कि क्या T20 वर्ल्ड कप भारत से बाहर खेलने की उसकी मांग पर आईसीसी अपनी मंजूरी देता है या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2020 के दिल्ली दंगा केस में आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद को आज भी जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन से संबंधित सामग्री से पहली नजर में मामला बनता है।
इस स्थिति में शर्जील और खालिद को बेल देने का आधार नहीं बनता। लेकिन कोर्ट ने इस केस में गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर्फ रहमान जैसे एक्टिविस्टों को जमानत दे दी है। पिछले साल सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों की बेल नामंजूर कर दी थी। इसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इन दोनों पर दिल्ली दंगों की साजिश का आरोप है, जबकि उमर खालिद ने दावा किया है कि वो दंगों के वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं थे और शर्जील इमाम के वकील ने कहा है कि उसे दंगे होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि अभी तक उमर और इमाम के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है। ऐसे में उनका बेल रिजेक्ट होना दुखद है। अब 1 साल में 2 साल में आपका इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं कर पाई है, चार्जशीट ही नहीं दाखिल कर पाई, ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। बात वो होती, कांग्रेस ओबीसी के साथ खड़ी हो तो आलोचना होता है। यही बीजेपी ने कहा था कि जाति जनगणना नहीं होगी। राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर कहा था कि जाति जनगणना कराना पड़ेगा, तब भी कांग्रेस की आलोचना हुई थी। कांग्रेस की आलोचना होती थी जब दलित उत्थान होता है, जब पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक हैं, सबको एक नज़र से कांग्रेस जब देखने लगती है तो आरोप लगा देते हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बेल रिजेक्ट होने का स्वागत किया है और कहा है कि कांग्रेस के लोग मुस्लिम वोट बैंक वजह से दंगा फैलाने वालों को खुश करने में लगे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारे देश में, उनको बड़ा दुख भी हो रहा है और दर्द भी महसूस हो रहा है। आज जिस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम से नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पत्र और संवेदनाएं प्रकट हो रही थी, आज उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया। जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किए, ये दिखाता है कि जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदू विरोध का और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। अब आपको बता दें, एक तरफा कार्रवाई में रातों रात वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर अमेरिका ले जाकर ट्रंप ने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। मादुरो को अमेरिकी फोर्स उनके बेडरूम से घसीटकर अमेरिका ले गई। मादुरो के साथ उनकी पत्नी को भी ले जाया गया। अब अमेरिकी कोर्ट में मादुरो की पेशी होनी है। अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म समेत कई आरोप लगाए हैं। हालांकि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो वेनेजुएला की सरकार नहीं चलाएगा, लेकिन सीधी धमकी भी दी है कि अगर केयरटेकर सरकार उनके साथ सहयोग नहीं करती है तो वो उनका मादुरो से भी बुरा हाल करेंगे। इधर अमेरिका के इस एक्शन के बाद पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। चीन, रूस, उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिका के एक्शन की निंदा की है। इधर निकोलस मादुरो के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी डेल्सी रॉड्रिगोज ने ये एक तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नर्म और मेलजोल भरा बयान जारी करते हुए अमेरिका को सहयोग का न्योता दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वेनेजुएला बाहरी खतरों के बिना जीना चाहता है और अमेरिका के साथ संतुलित और इज्जतदार रिश्तों की ओर बढ़ना चाहता है। ये बयान वैश्विक राजनीति में वेनेजुएला में रुख के संभावित बदलाव का संकेत है। वहीं अमेरिका की नजर उसके पड़ोसी देश ग्रीनलैंड पर भी है। जी हां, ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया है। ग्रीनलैंड में चीन रूस के खिलाफ अमेरिका। लैटिन अमेरिका से बाहर ट्रंप की दिलचस्पी ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद है, जहां ट्रंप के मुताबिक चीन और रूस अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। ट्रंप मानते हैं कि अगर अमेरिका यहां प्रभाव नहीं बढ़ाता तो भविष्य में सामरिक संतुलन बिगड़ सकता है। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland
from the standpoint of national security. ईरान पर अमेरिका बना रहा है दबाव। ईरान को लेकर ट्रंप की नीति पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने खुली चेतावनी देकर यह संकेत दिया कि अमेरिका शासन परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं करता। We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. वेनेजुएला के बाद ट्रंप के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अब कूटनीति से ज्यादा दबाव और ताकत की भाषा बोल रहा है। दरअसल ट्रंप की ये रणनीति 3 आधारों पर टिकी है। पहला, अमेरिकी आर्थिक हित, खासकर तेल और संसाधन। दूसरा, चीन और रूस के प्रभाव को रोकना। और तीसरा, घरेलू राजनीति, जहां सख्त विदेश नीति उन्हें मजबूत नेता के तौर पर पेश करती है। अमेरिका के ओहायो में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के घर पर हमला हुआ है। हमले में उनके घर की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया है। अधिकारियों के मुताबिक जिस समय यह घटना हुई उस वक्त जेडी वैंस और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। शुरुआती जानकारी में यह भी सामने आया है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति उपराष्ट्रपति के घर के अंदर घुसने में सफल नहीं हुआ। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह घटना जानबूझकर जेडी वैंस या उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए की गई थी या इसके पीछे कोई और वजह है। हम आपको बता दें, वैंस पिछले 1 हफ्ते से सिंसिनाटी में थे, लेकिन रविवार दोपहर को शहर से रवाना हो गए थे। वहीं वेनेजुएला पर हमले एक्शन से तेल का खेल पूरी तरह बदल सकता है। वेनेजुएला के तेल पर पाबंदी हटाने से सप्लाई बढ़ सकती है। इसका भारतीय एनर्जी कंपनियों पर क्या असर हो सकता है, समझा रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, वेनेजुएला पर जो एक्शन यूएस की तरफ से देखने को मिला है, इसके चलते माना जा रहा है कि वहां पर जो तेल के प्रोजेक्ट्स और खदानों में कामकाज रुकाव पड़ा था, अब वो रिवाइव होगा। कारण ये कि वेनेजुएला जो है दुनिया भर का जितना ग्लोबल में क्रूड ऑयल है उसका 18% इनके पास है, लेकिन आउटपुट में योगदान 1% से कम है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चलते इसको फायदा देखने को मिलेगा। ये ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल प्रति महीने इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि सस्ता इंपोर्ट होगा, इसके चलते रिफाइनिंग मार्जिन थोड़े से बेहतर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ओएनजीसी की, क्योंकि ओएनजीसी विदेश का स्टेक है वेनेजुएला के ऑयल प्रोजेक्ट्स में। ऑलमोस्ट आप देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स में 40% तक का स्टेक है। तो बताया जा रहा है कि $50 करोड़ के आसपास के जो डिविडेंड अब तक अटके पड़े हैं, अब वो यहां से फ्लो होते हुए नजर आएंगे। साथ में ऑयल इंडिया और आईओसी, इनके पास भी 3.5% के आसपास के स्टेक है इन प्रोजेक्ट्स में। तो इनके कैश फ्लोज भी बताया जा रहा है कि वहां पर प्रोजेक्ट्स रिवाइव होंगे तो दोबारा से शुरू हो सकते हैं, इनको फायदा देखने को मिलेगा। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे HPCL और BPCL है, अभी 60,000 से लेके 1 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास का एवरेज इंपोर्ट है। अब क्योंकि ये सस्ता होता है, इसी के चलते बताया जा रहा है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स है, तो यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है, क्योंकि वेनेजुएला की तरफ से अगर प्रोजेक्ट्स सामान्य होते हैं तो ग्लोबल आउटपुट बढ़ेगा और ऐसे में जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं थोड़ी सी अपमूव रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। इसी के चलते हमने देखा कि आज दोनों तरफ के जो एक्शन है वो नजर आए। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बाजार में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स भी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। बाजार में आज कैसे रहे कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन अगर अर्ली ट्रेड की बात करी जाए तो डेफिनेटली रोबस्ट मोमेंटम हमें आज बाजार में देखने को मिला है। निफ्टी की बात कर लीजिए या फिर बात कर लीजिए निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पे 52 हफ्ते के हाई को इसने क्रॉस कर लिया और एक नया अपना जो हाई है वो आज के सत्र में बनाया है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज एक फ्लैट कारोबार देखने को मिला है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो आईटी में हमें प्रेशर देखने को मिला है, ओएमसीज में प्रेशर देखने को मिला है बिकॉज ऑफ जो जियोपॉलिटिकल इस टाइम पे अनसर्टेनिटी चल रही है, उसका सीधा इंपैक्ट इन दोनों ही इंडाइसेस में आया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर आज के सत्र में बात करी जाए तो देखिए निफ्टी में नेस्ले इंडिया में अच्छे गेन्स, बीईएल, आयशा मोटर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट यहां पे अच्छा मोमेंटम। ऑल ओवर अगर हम बात करें सेक्टर में ही एक अच्छा दमखम जो है वो बनता हुआ आज के सत्र में दिखाई दिया है।
लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे अगर बात करी जाए तो HDFC बैंक आज बाजार को काफी ज्यादा ड्रैग करता हुआ नजर आया है। विप्रो, इन्फोसिस और HCL टेक, देखेंगे 3 मेजर नाम हमें IT कंपनी से ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि मिड कैप का मोमेंटम कैसा रहा है। SJVN, वोल्टा, सोलार इंडस्ट्री और भारत डायनामिक्स, इनफैक्ट पूरे ही आज डिफेंस पैक में अच्छी खासी तेजी जो है आज के सत्र में देखी गई है। वही रीजन है भारत डायनामिक्स यहाँ पे शुमार है। लूजिंग पॉकेट M&M फाइनेंशियल, यहाँ पे नंबर्स आए थे, Q3 के अपडेट्स आए हैं। अपडेट्स बाजार को पसंद नहीं आए, दो नंबर्स एट द फेस ऑफ इट हमें ठीक दिखाई दिए थे। कमिंस इंडिया, IDBI बैंक और वोडाफोन आइडिया में आज जो प्रेशर है वो देखा गया है। लेकिन ऑल ओवर बाजार का सेटअप देखा जाए तो अर्ली ट्रेड में हमने देखा था कि बाजार में एक बुल्स का मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन आखिरी तक आते आते बुल्स थोड़े से ठंडे पड़ते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद बेयर्स ने अपनी ग्रिप जो है वो पकड़ी है। वही बाजार का फोकस आज बैंकिंग शेयरों पर रहा है। दरअसल बैंकिंग सेक्टर के Q3 अपडेट मिले जुले रहे हैं। कहां मिली है खुशी और कहां हुई है मायूसी, समझा रहे यतिन मोता। देखिए, Q3 का जो बैंक का अपडेट है वहाँ कहीं खुशी कहीं गम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन्स पे। और ऑब्वियसली प्राइवेट बैंक्स में आज प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बाजार का था कि Q3 में कहीं ना कहीं आपको पिकअप होती हुई दिखाई देगी डिपॉजिट ग्रोथ। हालांकि PSU बैंक में आपने डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांसेस ग्रोथ दोनों देखी है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले HDFC बैंक की, और क्लियरली ये स्टॉक सबसे बड़ा प्रेशर बना रहा है इंडेक्स पे, करीब 2% से ज़्यादा की यहाँ गिरावट है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे बहुत ही लो सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको आती हुई नजर पड़ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें ग्रॉस एडवांसेस तो केवल 2.5% की बढ़त, और यहाँ डिपॉजिट्स की भी बात करें तो 2% की बढ़त। तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि बेटर आए यहाँ से भी सिक्वेंशियल नंबर्स, लेकिन कोई बड़ा हमने मोमेंटम नहीं देखा है। बावजूद इसके कि GST कट थी और बहुत सारे फेस्टिव सीजन की मांग थी, तो कहीं ना कहीं कासा रेशियो के इंप्रूवमेंट की भी बातें हो रही थी, तो वो नहीं हुआ और शायद इसीलिए स्टॉक में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सिमिलरली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एक्सपेक्टेशन था कि ट्रैक्टर फाइनेंसिंग पिकअप होगी, व्हीकल फाइनेंसिंग पिकअप होगी, लेकिन यहाँ भी लो सिंगल डिजिट ग्रोथ है। इनफैक्ट अगर हम डिसबर्समेंट्स की बात करें तो केवल 7% की ग्रोथ है, और एसेट क्वालिटी भी कंपनी के हिसाब से सिक्वेंशियली बिल्कुल फ्लैट है, तो वहाँ भी कोई सुधार नहीं है, जिसके कारण ये स्टॉक भी FNO में आपको ट्रेडिंग में सेल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाईवी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक लगभग 2-2.5% नीचे है, और अभी भी अगर आप देखें तो 4.5% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। फ्लिप साइड पे PSU बैंक्स की बात करते हैं, PNB और BOB दोनों के ही नंबर्स अच्छे थे। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डोमेस्टिक एडवांसेस है यहाँ 14% की ग्रोथ है साल दर साल बेसिस पे, डिपॉजिट्स 11% बढ़े हैं। और अगर हम सिक्वेंशियल PNB की भी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ भी आपको HDFC बैंक से बेटर परफॉर्मेंस है। और अगर हम डिपॉजिट्स की भी बात करें तो साल दर साल बेसिस पे 8-8.5% की यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो उस स्टेज पे PNB के नंबर्स सेटिस्फैक्ट्री लगे स्ट्रीट को। हालांकि स्टॉक डेज हाई से बिल्कुल नीचे आया है अभी। और आखिर में कैथलिक सीरियन बैंक का ये एक स्टैंड आउट है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, क्योंकि इनकी जो गोल्ड लोन बुक है यहाँ 46% की ग्रोथ हुई है, जिसके कारण ओवरऑल नंबर में जबरदस्त ग्रोथ है। और डिपॉजिट्स में भी अगर आप देखें तो 21% की ग्रोथ CSB बैंक ने दिखाई है। तो तीसरी तिमाही में NBFCs के नतीजों पर खास नजर रहेगी। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि NBFCs में गोल्ड फाइनेंस और व्हीकल फाइनेंस कंपनियों के AUM ग्रोथ मजबूत रह सकते हैं, जबकि MFIs और HFCs में कमजोरी दिख सकती है। पूरी रिपोर्ट बता रही है कंचन नौटियाल। आज हम देखें तो एज अ स्पेस ये काफ़ी ज़्यादा बज़ में भी है, बिकॉज Q3 के जो अपडेट्स हैं कुछ कंपनीज ने प्रेजेंट किए हैं। अगर इस टाइम पे Q3 की AUM ग्रोथ देखी जाए तो साल दर साल माना ये जा रहा है कि 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और क्वार्टरली बेसिस में 3% की ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है। एज अ स्पेस अगर बात करी जाए तो देखिए गोल्ड में, व्हीकल फाइनेंस में और डाइवर्सिफाइड NBFCs में हमें एक मजबूत जो मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बात करें फ्लिप साइड की, तो हमें जो माइक्रो फाइनेंस है और साथ में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है यहाँ पे जो थोड़ी सी स्लगिशनेस है वो आती हुई दिखाई दे सकती है। गोल्ड और व्हीकल की बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ है। AUM ग्रोथ की बात करी जाए तो साल दर साल गोल्ड में हमें 39% की ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें व्हीकल फाइनेंस की, तो यहाँ पे देखिए जो फेस्टिव डिमांड थी वहां से एक अच्छा खासा बूस्ट मिला है, GST कट का बूस्ट मिला है, और जो पेंट अप डिमांड है उससे भी एक अच्छी खासी जो रिकवरी है वो आती हुई दिखाई दी है। हाउसिंग फाइनेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे इनको बैंक
बैंक से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन जो है वो करना पड़ा है, जिसके चलते इनका जो डिसबर्समेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहा है। इसके अलावा अगर माइक्रो फाइनेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो इनकी AUM है वो हमें फ्लैट साइड में देखने को मिल सकती है। कॉस्ट ऑफ फंडिंग में लगातार हम देख रहे हैं कि कमी आ रही है, जिससे ओवरऑल नंबर थोड़े से हमें प्रेशर में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल, तो व्हीकल फाइनेंस और AHFC के जो निम्स है यहाँ पे बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही है। बड़े जो HFCs हैं और कुछ गोल्ड लेंडर्स हैं उनके मार्जिन्स में थोड़ा सा दबाव आ सकता है। एसेट क्वालिटी ऑल ओवर स्टेबल रह सकती है। अगर मुनाफे की बात करी जाए तो साल दर साल 26% की बढ़त की एक्सपेक्टेशन है और क्वार्टरली बेसिस पे 6% की एक्सपेक्टेशन है। टॉप पिक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे व्हीकल फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस और डाइवर्सिफाइड NBFC, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो SHFL और श्रीराम फाइनेंस की बात कर ले, और PNB हाउसिंग फाइनेंस, और साथ ही साथ AB कैपिटल में यहाँ पे मजबूती देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।